हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? होप ऑल ऑफ यू गुड। तो आज शुरू करने जा रहे हैं इंडियन इको का चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सर, इंडियन इको शुरू हो गई है आपकी। अब आप लोग सोचते हैं सर इंडियन इको कितना बोरिंग सब्जेक्ट है, सर नींद आती। बेटा देखो, 80 मार्क्स की इकोनॉमिक्स है बोर्ड्स में, 40 मार्क्स की मैक्रो है, 40 मार्क्स की इंडियन इको है। क्या सिर्फ 40 मार्क्स से काम चल जाएगा? मैक्रो मैक्रो करने से काम चल जाएगा? नहीं सर, नहीं चलेगा। तो इसको आप छोड़ तो सकते नहीं हो। अब पढ़ना भी है और मार्क्स भी लेके आने हैं, और लगती भी बोरिंग है आपको। सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा उसका। देखो बेटा, सॉल्यूशन हमारे माइंड में होता है। सारा का सारा माइंड गेम है। देखो, आप अगर आप पहले से ही सोच लेते हो ना कि ये बोरिंग है, आपको इंटरेस्टिंग लग ही नहीं सकता लाइफ में कोई चीज। आप कोई भी चीज, इंडियन इको को छोड़ दो, आप किसी भी चीज को एक बार माइंड में डाल लेंगे ये बोरिंग है, शुरू करने से पहले आपको इंटरेस्टिंग जिंदगी में नहीं लगेगी। सबसे पहली बात, मैं इंडियन इको शुरू करने से पहले बच्चों को यही बोलता हूं हमेशा से कि सबसे पहले दिमाग से निकालो, जिसने भी आपके माइंड में डाला हुआ है इंडियन इको इज बोरिंग, सबसे पहले आप माइंड से निकालो इट्स नॉट बोरिंग। अगर आप इस सब्जेक्ट को इस पर्पस से पढ़ेंगे कि मेरे को नॉलेज लेनी है, इंडियन इकोनॉमी थी कैसी, ब्रिटिश रूल कैसे शुरू हुआ, क्या हाल कर दिया उन्होंने हमारी इकोनॉमी का, हम कैसे थे और आज कैसे हो गए, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये सब कैसा था, फॉरेन ट्रेड, आप नॉलेज गोल से पढ़ो। पहली बात, माइंड से निकालो कि ये बोरिंग है। दूसरी बात, पर्पस चेंज करो, गोल रखो मेरे को नॉलेज लेनी है, मेरे को बोर्ड एग्जाम में अच्छा कंटेंट लिखना है, प्रेजेंटेशन देनी है मुझे। यार आपको कुछ बातें पता ही नहीं है, आपने क्लास सुनी ही नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया, बोरिंग समझ के आपको नहीं आती, आप एग्जाम में क्या लिखेंगे? कुछ भी लिखेंगे आप, और कुछ भी लिखने से मार्क्स कुछ भी मिलते हैं। समझ रहे हो मेरी बातों को? तो सबसे पहली बात मैं आपको बोलूंगा बेटा कि सबसे पहले आपको माइंड चेंज करना है। सारा खेल दिमाग का है। अब दिमाग से निकाल दें कि बोलेंगे। देखो, सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, हम बनाएंगे, जितना हो सकेगा मैं बनाऊंगा। तो इंडियन इको में जितने भी चैप्टर्स हमारे सामने हैं, मैं बोलता हूं सारे चैप्टर मुझे पर्सनली नॉलेजेबल चैप्टर, कुछ ना कुछ सिखाते हैं। आप उस पर्पस से पढ़ो, मेरे को इंटरेस्टिंग लगती है। मेरे टाइम पे मुझे भी बोरिंग लगते थे, लेकिन मैंने दिमाग चेंज किया अपना, मेरे को समझाया किसी ने कि भाई आप कल को किसी को सिखाना चाहो जो मैं आज सिखा रहा हूं, तो कैसे सिखाएंगे? आपको पता ही नहीं है इसमें है क्या, आप रटेंगे तो कैसे सिखाएंगे? और आज देखो मैं आपको समझा रहा हूं, क्या पता कल भी आपका कुछ गोल बदल जाए, कल क्या समय आएगा आपको नहीं पता। तो आप इस सब्जेक्ट को मेरे कहने पे अपना माइंड चेंज करें और पर्पस रखें। मेरे को एग्जाम में लिखना है, मुझे कंटेंट पता होना चाहिए, मुझे समझना है चीजों को। हाँ, मैं नहीं बोल रहा आप एग्जैक्ट बातों की बातें बिल्कुल नोट कर दो, आप समझो तो सही एग्जैक्ट है क्या, कंसेप्ट तो समझो, चीजों को याद तो रखो, लैंग्वेज बन जाएगी अपने आप, वो भी सिखा देंगे आपको। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इंडियन इको में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सर, इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारी इकोनॉमी पे ब्रिटिश का रूल हुआ। सर, आप तो हिस्ट्री पे ले गए, नींद तो आएगी। सर, हिस्ट्री पे लेके नहीं जा रहा, हिस्ट्री नहीं बोलूंगा मैं इसको, नॉलेज वाली बात है, इंटरेस्टिंग बात है, सुनना। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, चलो बताओगे आप कि ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी पे कितने साल तक रूल किया? बताओ। हर इंडियन ऑलमोस्ट ये जानता है कि हमारी इकोनॉमी पे ब्रिटिशर्स ने 200 साल तक राज किया। अगर मैं बोलूं सर नहीं, तो नहीं किया 200 साल तक राज, आप क्या बोलेंगे? सर आप तो गलत बता रहे हो। बेटा, ब्रिटिशर्स ने 200 साल तक राज किया, ये तो एक मिथ है। ब्रिटिशर्स ने इंडिया पूरी इकोनॉमी पे राज नहीं किया 200 साल तक। ब्रिटिश का रूल जो शुरू हुआ, तो शुरू हुआ बंगाल से। जब बैटल ऑफ पलासी हुआ 1757 में, उस टाइम उनका रूल शुरू हो गया। उसके बाद पूरे इंडिया पे रूल नहीं हुआ 1947 तक। पूरे इंडिया पे ब्रिटिश का रूल शुरू हुआ 1857 में। 1857 से लेके 1947, 1857 से लेके 1947 तक
ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया, मैं बोलूंगा 90 साल तक रूल किया। तो बाकी के जो 100 साल थे वो 1757 से लेके 1857 तक सर वो रूल था बंगाल पे, थोड़े मोड़े और स्टेट्स पे, लेकिन पूरे इंडिया पे नहीं। पूरे इंडिया पे जो रूल किया वो किया 90 साल तक, 1857 से 1947, ये था उनका रूल। अब आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि हमारी इकोनॉमी पे, इंडियन इकोनॉमी पे, जो एक समय पे बहुत अच्छी कंट्री मानी जाती थी, हम बोलते हैं ना सोने की चिड़िया माना जाता था, बहुत सक्सेस थी, इंडिया ने बहुत कुछ अर्न किया, रिच कंट्री हम बोलते थे उस समय कि हाँ, हम बोल सकते थे कि हाँ इंडिया अमीर तो था। लेकिन ब्रिटिश रूल के आने के बाद इंडिया को टुकड़ों में बांट दिया गया। ये नहीं कि इंडिया को नहीं बांटने को बोल रहा, मैं बोल रहा हूं कि मतलब हर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, सब डिस्ट्रॉय। अब उसको वापस हमने पिकड अप करना है, उसको वापस जोड़ना है, उसको वापस ऑर्गेनाइज करना है, लाइन में लगाना है। ये हमने शुरू किया इंडिपेंडेंस के बाद। इस वजह से आज हम अनडेवलप्ड या डेवलपिंग नेशन माने जाते हैं, डेवलप नहीं माने जाते। ब्रिटिश रूल ना होता आज हम शायद यूएस की तरह होते। तो ब्रिटिश रूल के होने की वजह से बहुत सारे नुकसान हमारे देश को हुए। मैं ये नहीं बोलूंगा सिर्फ नुकसान हुए, फायदे भी हुए, बट नुकसान ज्यादा हुए। हमारी सारी वेल्थ ड्रेन हो गई, इंडिया से सारी वेल्थ ब्रिटिशर्स लेके चले गए, आप सुनते आ रहे हो बचपन से। तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सेकेंड क्वेश्चन, बच्चों ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? कि आजादी से एक दिन पहले, ईव का मतलब तो यही होता है। तो इंडिपेंडेंस से कुछ समय पहले, कुछ समय पहले बोलूंगा मैं, क्या था, क्या सिचुएशन थी हमारी इकोनॉमी की, और इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुई, हम दोनों बातें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। लेकिन ज्यादातर पढ़ेंगे ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या हो गई थी ड्यू टू ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश रूल के होने की वजह से हमारी इकोनॉमी कैसी हो गई थी? एग्रीकल्चर बैकवर्ड, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल खत्म हो गई, हैंडीक्राफ्ट डीके हो गया, फॉरेन ट्रेड पलट गया, बिल्कुल हमारे फेवर में कुछ था ही नहीं। इस सारी बातें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर में टोटल 7 to 8 टॉपिक्स हैं। सारे टॉपिक्स मैं समझता हूं कि नॉलेज वाले हैं, आपको अच्छे से सुनना चाहिए। एक बात और बोलूंगा, मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं 5-10 मिनट का, सुन लीजिए, पहली क्लास है, इस सब्जेक्ट के बारे में आपको बता रहा हूं कैसे आपको करना है। आप कभी भी इस सब्जेक्ट को हल्के में ना लें कि बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, थ्योरी तो है हो जाएगा, थ्योरी ही तो है हो जाएगा, सबसे बड़ा रीजन बनेगा आपके एग्जाम में जब दिक्कत आएगी उसका, एंड में जब बोर्ड एग्जाम आ रहे होंगे। थ्योरी तो है कर लूंगा, यार अभी करना है आपको। थ्योरी है कर लूंगा का मतलब पता है क्या है? कि आप आगे जाके लास्ट में करने वाले हैं उसको। आप 12 चैप्टर्स को, 11 चैप्टर जो भी इसमें है, उन सबको लास्ट में करेंगे तो कितनी बर्डन आने वाली, कितना प्रेशर आने वाला है, कितना रखना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्लास दी जा रही है, आप सुनो, क्लास सुनने के बाद आप रिवाइज करो, अंडरलाइन करो, नोट्स बनाओ, इनडायरेक्ट क्वेश्चन करो। मैं बता रहा हूं जब लास्ट में आप पढ़ोगे ना, आपको सिर्फ रीड करना पड़ेगा। आप बोलोगे सही बोला था सर ने। टीचर्स लोग कभी गलत नहीं बोलते बच्चों, उनका भला चाहते हैं, समझ रहे हो मेरी बात? तो इस सब्जेक्ट में ऐसा मत सोचना कि कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा। और आज जो आप क्लास ले रहे हो, वहां भी मत सोचो कि आगे फिर देख लेंगे, यार सुनना ही तो है, सुन लेते हैं। यार ऐसे मत करना, यहां से सुन के यहां से निकाल मत देना, फिर आपका नुकसान। आप समझो, एक बार ढंग से समझ लो, आगे आपको दिक्कत नहीं आने वाली। अब मैं और लेक्चर नहीं दूंगा, इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं हम शुरू करते हैं। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ, चलो सबसे पहले इस चैप्टर के नोट्स आपके सामने हैं। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंट्रोडक्शन फर्स्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी की पोजीशन prior to independence and just after the attainment of independence 1947. To appreciate the current economic status of India, we should understand the factors that led to underdevelopment and stagnation of Indian economy. हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे हमारी इकोनॉमी आज स्टेग्नेशन में क्यों चलेगी, या इंडिपेंडेंस के बाद स्टेग्नेशन में क्यों चलेगी। व्हाट इज स्टेग्नेशन? लो ग्रोथ रेट, जहां चांस ही नहीं है ग्रोथ होने के, बहुत स्लोली हम ग्रो कर रहे हैं, उसे बोलते हैं स्टेग्नेशन।
ऐसा हमारी इकोनॉमी के अंदर हो गया, ग्रोथ रेट बहुत स्लो हो गया, नो चांस ऑफ ग्रोथ। ये क्यों हुआ? ड्यू टू ब्रिटिश। ऐसा उन्होंने क्या किया हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर को अलग, इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर को अलग, इंफ्रास्ट्रक्चर को अलग, फॉरेन ट्रेड को अलग, ये सारी बातें हम अलग, टॉपिक टू टॉपिक। सबसे पहले पढ़ेंगे ओवरऑल हमारी इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स क्या थे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कैसी हो गई थी हमारी इकोनॉमी ब्रिटिश रूल के बाद। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक सामने ही आता है हमारे सामने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत ही ध्यान से सुनना आपको। देखो, नॉलेज मिल रही है, सुनोगे, दिमाग में रखोगे, आगे एग्जाम में लिख पाओगे। सबसे पहला पॉइंट है बैकवर्ड इकोनॉमी। क्या हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड नहीं हो गई थी? बिल्कुल हो गई थी सर। हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड नहीं थी। ब्रिटिश रूल से पहले जब राजा महाराजा का रूल होता था, हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड नहीं थी। ब्रिटिश रूल के आने के बाद हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड हो गई। व्हाट इज बैकवर्ड? सुनेंगे ध्यान से। इंडियन इकोनॉमी वाज अ बैकवर्ड इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बैकवर्ड इकोनॉमी इज वन इन विच पर कैपिटा इनकम, ये क्या होता है सबको पता है कि नहीं पता है? पर कैपिटा इनकम, हम पूरी इकोनॉमी की इनकम को यानी कि नेशनल इनकम को डिवाइड कर देते हैं, मान लीजिए पॉपुलेशन से, कितने लोग हैं कंट्री में, तो एक पर्सन की एवरेज इनकम आ जाती है, उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। जितनी कम ये होगी उतना हम मानते हैं हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बहुत कम होगा, हम गरीब होंगे, बैकवर्ड। तो पर कैपिटा इनकम बहुत लो हो गई थी। 1947-48 की बात करें, पर कैपिटा इनकम इन इंडिया वाज जस्ट ₹230 ओनली। ये बैकवर्ड का साइन नहीं है तो क्या है? ये क्यों हुआ? ड्यू टू ब्रिटिश रूल। द बल्क ऑफ पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर विदाउट सफिशिएंट फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पाते थे यहाँ के लोग, पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ही ज्यादा। तो ये सारे फीचर हैं बैकवर्ड इकोनॉमी के। दूसरा फीचर, हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारी इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स ब्रिटिश रूल के बाद एंड जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस ईव की हम बात कर रहे हैं। लेस प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर। अब मेरी बात सुनना, कुछ डेटा आपको बताऊंगा जो पूरी बुक में बार बार आएंगे। हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की। हमारी इकोनॉमी के 72% ऑफ पॉपुलेशन, मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिपेंडेंस की ईव की बात कर रहा हूं, 72% ऑफ पॉपुलेशन वाज डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर। इसका मतलब क्या है? एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन। आज भी हम बोलते हैं 47-48% पॉपुलेशन डिपेंड एग्रीकल्चर पे है, मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर ही है। इस वजह से हमारी इनकम बहुत लो है, हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड आज भी मानी जाती है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज कंपेयर करें तो। 72% ऑफ पॉपुलेशन किस पे डिपेंड थी बेटा? एग्रीकल्चर पे। बट एग्रीकल्चर कितनी इनकम दे देगा? आप 100% पॉपुलेशन को एग्रीकल्चर पे लगा दो, आप गरीब हो जाओगे, क्योंकि एग्रीकल्चर की जो इनकम होती है बहुत कम होती है। एग्रीकल्चर जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन बहुत कम देता है, इसलिए हम बोलते थे हमारा एग्रीकल्चर कैसा था? लेस प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिविटी वाज एक्सट्रीमली लो, फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन वाज barely enough फॉर सब्सिस्टेंस। सिर्फ खाने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए नहीं, सिर्फ फैमिली कंज्यूम कर ले इतना ही हम कर पाते थे। फैमिली के अंदर 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जो भी क्रॉप आएगी खुद खा लेंगे, बेचने के लिए नहीं बचेगा, फिर पैसे कहां से आएंगे? इतना बैकवर्ड था एग्रीकल्चर। कब? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडियन इकोनॉमी के दो फीचर समझ में आ गए होंगे आपको। हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड थी, दूसरा एग्रीकल्चर भी बैकवर्ड था, लेस प्रोडक्टिव था। तीसरा फीचर इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। क्या आपको पता है? देखो, इसमें आप गेस भी करें तो आप पता लगा लेंगे कि मैं क्या पूछूं। क्या हमारी इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्रीज इंडिपेंडेंस के टाइम पे बड़ी इंडस्ट्रीज, हेवी इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज या कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज हुआ करती थी क्या? बोलेंगे नहीं, वो थी नहीं। तो क्या था? हमारी कंट्री के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कोटेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा थी। लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद ये डीके हो गई, खत्म होती चली गई। हैवी इंडस्ट्रीज थी नहीं, स्मॉल थी तो खत्म कर दी ड्यू टू ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल को आप बोलते हो कॉलोनियल रूल। इंडिया कॉलोनी था, उस पर रूल था ब्रिटिशर्स का, उसे क्या बोल दिया हमने? कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म। तो देयर वाज अ वर्चुअल लैक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल कोटेज जो थी उन्हें ऑलमोस्ट ढूंढ कर दिया गया।
फॉर द बल्क ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज रिक्वायरमेंट अगर हमें थी तो हम किससे लेते थे? हम ब्रिटेन से लेते थे। हमारी कंट्री के अंदर ब्रिटिशर्स ने हेवी गुड्स इंडस्ट्री को सेटअप तो होने दिया नहीं, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि उनकी इंडस्ट्रीज, वो लोग ब्रिटिशर्स जो थे कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चर करते थे और एक्सपोर्ट करते थे। वो चाहते थे कि इंडियन मार्केट के अंदर जो कैपिटल गुड्स बिके वो हमारी बिके, इंडिया की ना बिके। हमारी कंट्री के अंदर सेटअप नहीं हो पाई इंडस्ट्रीज, हेवी इंडस्ट्रीज, तो वो क्या चाहते थे कि उनकी कैपिटल गुड्स क्या होता है? मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स। देखो बेटा, हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं जरूरत तो थी ना हमें मशीनरी की, इक्विपमेंट्स। हम तो बना नहीं रहे थे, तो हम किस पे डिपेंड थे? ब्रिटेन पे डिपेंड। ब्रिटेन क्या है? यूनाइटेड किंगडम सुना है? यूनाइटेड किंगडम, स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स हो गया, सब किस में है? ब्रिटेन में। तो लो ग्रोथ इकोनॉमी हमारी हो गई। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज कंप्लीटली अ स्टेगनेंट इकोनॉमी। इसका मतलब क्या होता है, समझ में आ गया आपको? स्टेगनेंट इकोनॉमी, इसका मतलब सुने फिर से, इट मींस द वन व्हिच शोज लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम। जिस इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम या जीडीपी या पर कैपिटा इनकम बढ़ने के चांसेस दिख ना रहे हो, बहुत स्लोली इनकम बढ़ रही हो, वो कैसी इकोनॉमी होती है? स्टेगनेंट इकोनॉमी होती है। हमारी इकोनॉमी वैसी बन चुकी थी। Between 1860 to 1945, growth rate of per capita income was as low as 0.5% per annum only. इतना स्लो ग्रोथ है, एक साल में सिर्फ आधे परसेंट से आपकी इनकम बढ़ रही है। ऐसी इकोनॉमी हमारी हो गई थी। और 1925 से 1950 के बीच की बात करें तो ओनली 0.1% पर एनम ग्रोथ रेट था बस। इसे क्या बोलेंगे आप? स्टेगनेंट इकोनॉमी, नो ग्रोथ ऑफ इनकम, लिटिल और नो चांस ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम। तो इंडिया में बल्क ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो बिलो पॉवर्टी लाइन चली गई थी। लिविंग स्टैंडर्ड जो था बिल्कुल लो हो गया था। एपिडेमिक, स्टार्वेशन वर रिकरिंग फिनोमेना, भूखमरी, बीमारियां, ये सब बहुत ज्यादा फैल गया था क्योंकि पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी। उसके बाद एक फीचर और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलोनियलिज्म। मतलब ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने रूल किया, इंडिया उनकी कॉलोनी था, उसे क्या बोलेंगे? कॉलोनियलिज्म। Indian economy was a colony of British government. It implied exploitation of Indian economy for the benefit of British economy. अब जिन लोगों का आपकी कंट्री पे रूल होगा, उनका एम क्या होगा? सिर्फ अपना भला, सामने वाले का नुकसान। तो इंडियन इकोनॉमी पे रूल किया किसने? ब्रिटिशर्स ने। किस लिए? अपने भले के लिए, अपने फायदे के लिए। हमारी इकोनॉमी बिल्कुल बैकवर्ड कर दी, सब खत्म कर दिया। तो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हाईलाइट हाउ इंडियन इकोनॉमी सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश रूल्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट curbed domestic industry by imposing heavy taxes. This forced the Indians to buy the British. जो हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे इंडियन इकोनॉमिक के अंदर, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी, वो जो गुड्स प्रोड्यूस कर रही थी, उस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हैवी टैक्सेस लगाए। जिसका राज चल रहा है, जिसका रूल चल रहा है, वो कुछ भी कर सकता है। इंडियन गुड्स पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हैवी टैक्स लगा दिया। अब हमारी गुड्स पे टैक्स बहुत हैवी लग गया, तो आप लेंगे क्या? बहुत महंगा पड़ेगा सर, नहीं लेंगे। तो इंडियन ने ब्रिटिश गुड्स को खरीदना शुरू किया, उन पे टैक्सेस कम थे। इससे क्या हुआ? हमारी डोमेस्टिक गुड्स तो बिल्कुल खत्म ही हो गई, उनकी गुड्स इंडियन मार्केट में फैल गई। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो इंडियन इकोनॉमी वाज यूज्ड एज सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। हमारी इकोनॉमी को यूज किया जाता था कि यहां से रॉ मटेरियल लो, कॉटन लो या और बाकी रॉ मटेरियल लो, और ब्रिटेन में जाके गुड्स बनाओ, और जब गुड्स बन जाए फाइनल फिनिश्ड, उनको इंडिया में आके बेचो। हमारी इकोनॉमी सिर्फ क्या दे रही थी उनको? रॉ मटेरियल। उस पर टैक्सेस भी नहीं लगते थे, हमें कुछ नहीं मिलता, और फिनिश गुड्स बना के वो यहां पर बेचते थे। हमारी गुड्स को उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज की हम बात करें इंडिया के, तो बिल्कुल डिप्लीट हो गए थे, और उनकी इंडस्ट्री उनको यूज कर रही थी। देखो बेटा, हमारी इकोनॉमी के अंदर जितने भी रिसोर्स थे, नेचुरल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, उन सब ने उसका यूज किया। तो हमारी इकोनॉमी के रिसोर्सेस बिल्कुल खत्म कर दिए, और फायदा किनको हुआ? उनको। उनकी इंडस्ट्री के अंदर गुड्स बनती थी, प्रोड्यूस करते थे हमारे रिसोर्स को यूज करके। ठीक है, इस तरह से हम बात करेंगे, हमारी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय उन्होंने कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट इज पॉवर्टी। बहुत सिंपल पॉइंट है कि बल्क ऑफ पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर ड्यू टू, हम क्या बोलेंगे?
People were not getting 2 square meals a day. They lacked shelter and clothing. All this was owing to widespread unemployment and massive illiteracy. नेक्स्ट इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बेटा सबसे पहली बात आप ध्यान रखें, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है सपोर्ट सिस्टम, कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो आपकी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन करने में मदद करते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरह का होता है, एक ऐसा जो प्रोडक्शन में मदद करे और एक ऐसा जो सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करे। इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरीके के होते हैं, वन इज इकोनॉमिक, वन इज सोशल। इंफ्रास्ट्रक्चर को सिंपल भाषा में आप समझना चाहते हैं, आप बोलेंगे फैसिलिटीज, सपोर्ट एलिमेंट्स, जैसे कि बेटा एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। ये तीनों ऐसे कंपोनेंट हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोडक्शन करने में मदद करते हैं। उसके अलावा हेल्थ, एजुकेशन एंड हाउसिंग, ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं जो सोशल डेवलपमेंट में मदद करते हैं। तो हमारी इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक इंफ्रा की बात करूं, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इवन हेल्थ, एजुकेशन, ये सब लाख खत्म हो गया था, कम हो गया था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, पावर, एनर्जी वाज एक्सट्रीमली लो। खत्म क्या, हमारी कंट्री में था ही नहीं। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट बताता हूं मैं आपको, ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडिया में रेलवे आया, कम्युनिकेशन के सोर्स भी आए, ये इनके पॉजिटिव इंपैक्ट से हम पढ़ेंगे लास्ट में। तो अभी हम बता रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं, इसलिए हम बैकवर्ड थे। नेक्स्ट इज हमारी इकोनॉमी इंपोर्ट पे डिपेंड थी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन, हैंडीक्राफ्ट बहुत चलता था। लेकिन हम क्या नहीं बनाते थे, सुनना ध्यान से, द कंट्री हैड टू डिपेंड अपॉन इंपोर्ट्स। किस लिए? हैवी कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीजें हम कहां से मंगाते थे? दूसरी कंट्री यानी ब्रिटेन से। तो मशीनरी, अदर इक्विपमेंट्स, आर्म्ड फोर्सेस, इस सब का जो इंपोर्ट था हम कहां से कर रहे थे? ब्रिटेन से कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास ये गुड्स अवेलेबल नहीं होती थी, इसका प्रोडक्शन नहीं करते थे। सेवरल कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स तो छोड़ो, इवन कंज्यूमर गुड्स लाइक स्विंग मशीन्स, मेडिसिन, केरोसिन ऑयल, बाइसिकल्स, ये भी हम अब्रॉड से मंगाते। इसका मतलब हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं थी, हम बाहर से इंपोर्ट करते थे। हमारी इकोनॉमी कैसी थी? इंपोर्ट डिपेंडेंट नेशन। ये सारा कैसे हुआ? ब्रिटिश रूल के बाद, इंडिपेंडेंस की ईव पे। मेरी बात समझो। नेक्स्ट इज स्लो अर्बनाइजेशन। आपको पता है हमारी इकोनॉमी के अंदर आज भी 70% एरियाज रूरल है, ओनली 30% एरियाज आर अर्बन। हम क्या बोलेंगे कि आज भी अर्बनाइजेशन कंट्री में है नहीं। जितनी कम अर्बनाइजेशन होगी कंट्री में, उतनी कम डेवलप कंट्री होगी। जितनी ज्यादा अर्बनाइजेशन होगी, उतनी ज्यादा डेवलप कंट्री होगी। मेरी बात समझो, क्योंकि अर्बन एरियाज के अंदर ही इंडस्ट्री सेटअप की जाती है। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, बल्क ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्ड इन विलेजेस। इन 1948, 14% ऑफ पॉपुलेशन लिव्ड इन अर्बन एरिया। अगर हम इंडिपेंडेंस के समय की बात करें तो सिर्फ 14% एरिया अर्बन थे, आज सिर्फ 30% एरिया अर्बन है। हम आज भी बोल सकते हैं कि अर्बनाइजेशन कंट्री में हुई नहीं है, इसलिए हम डेवलप नहीं कहलाते हैं। 86% एरियाज वर रूरल। रूरल पॉपुलेशन जो होती है वहां पे लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज होती है आउटसाइड एग्रीकल्चर। ऑब्वियस, वहां पे ऑक्यूपेशन जो होता है मेन, वो क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है। इंडस्ट्री वहां होती नहीं है, तो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। अनएम्प्लॉयड होने के बाद वो गरीब हो जाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी और आज भी है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा थी और आज भी है। तो ये टॉपिक था आपका इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आफ्टर ब्रिटिश रूल। समझ में आपको? एक बार हेडिंग्स को रिवाइज करेंगे फिर से। सबसे पहला फीचर बैकवर्ड इकोनॉमी, दूसरा फीचर लेस प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर, तीसरा फीचर इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, चौथा फीचर लो ग्रोथ इकोनॉमी, नेक्स्ट इज कॉलोनियलिज्म, उसके बाद पॉवर्टी, एंड द नेक्स्ट इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्ट एलिमेंट्स, फैसिलिटीज, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सब नहीं था हमारी कंट्री के अंदर। स्लो अर्बनाइजेशन एंड इंपोर्ट डिपेंडेंट नेशन थी हमारी। ये था आपका इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। समझ में आप लोगों को? अब इस चैप्टर के अंदर क्या होगा,
अब इस चैप्टर के अंदर हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे, सेक्टर बाय सेक्टर पढ़ेंगे। आप सबको पता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, सब सेक्टर। प्राइमरी मींस एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था इंडियन इकोनॉमी का ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हम पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, फॉरेन ट्रेड हमारी कंट्री का कैसा था, ये तीन बातें मेन पढ़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, उसके अलावा दो टॉपिक और भी। तो आज जितना हो पाएगा उतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आप सब जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी इकोनॉमी की 72% पॉपुलेशन डिपेंड किस पे थी, एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर वाज द मेन एंड प्राइमरी ऑक्यूपेशन, और वो भी बैकवर्ड था। तो क्यों बैकवर्ड था वो हम देखेंगे, रीजंस उसके ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस फॉलोइंग आर द फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। सबसे पहला फीचर है वेज बिटवीन ऑनर्स ऑफ सॉइल एंड द टिलर्स ऑफ द सॉइल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनना है। वेज मतलब क्या होता है? बेसिकली वेज मतलब होता है बहुत ज्यादा गैप होना। टिलर्स ऑफ सॉइल, ऑनर्स ऑफ सॉइल, इनके आपस में नहीं बनती थी, कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाइयां बहुत होती थी, बहुत वेज था, बहुत गैप था। वो क्यों था सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहली बात, ऑनर्स कौन है? जिनका लैंड है, जिनकी लैंड होल्डिंग्स है। टिलर्स कौन है? फार्मर्स हैं, जो किराए पे काम करते हैं। टिलर्स कौन है? किराएदार, किराए वाले फार्मर्स, अपना लैंड नहीं है जिनका। ऑनर्स कौन? जिनका लैंड अपना है, जो किराए पे रखा हुआ है जिनको, वो टिलर्स कहलाते हैं। तो टिलर्स तो फार्मिंग कर रहे हैं, ऑनर्स उनको लैंड दे रहे हैं। अब एक बात बताओ, ऑनर्स तो जैसा चाहेंगे वैसा करना पड़ता था टिलर्स को। जैसा ऑनर बोलेगा वैसा फार्मर करेगा। फार्मर्स के पास कुछ नहीं बचेगा, ऑनर कमा जाएगा। ऑनरशिप के राइट्स फार्मर्स के पास नहीं थे, लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे, उनके पास थे। उन्होंने बहुत एक्सप्लॉइट किया किसको? फार्मर्स। ज्यादातर स्मॉल और मार्जिनल जो फार्मर्स थे, वो लैंड की कमी होती थी, लैंड होता ही नहीं था, छोटा लैंड होता था, उनको एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा सहनी पड़ती थी। कैसे? चलिए देखते हैं। Agriculture during the British Raj was characterized by a gulf. Gulf मतलब gap between owners of soil and the tillers of soil. Tillers कौन है? Landless laborers, जिनके पास लैंड नहीं है, किराए पे काम करते हैं। ऑनर्स कौन है? ऑनर्स क्या करते थे? ऑनर्स का काम था फार्मर्स को बोलना, भैया आप क्रॉप करो, जो भी क्रॉप होएगी वो सारी मुझे दे दो। लेकिन जो ऑनर्स थे ना, वो कॉस्ट शेयर नहीं करते थे, जो खर्चा हो रहा है वो शेयर नहीं कर रहे, लेकिन आउटपुट में शेयर ले रहे हैं। ये क्या बात हुई? ऐसा क्यों? क्योंकि जो फार्मर्स थे, लैंडलेस फार्मर्स थे, उन्होंने, उनके एंसेस्टर्स ने उन लैंडलॉर्ड से लोन लिया होता था। अब लोन तो चुकाना है, लोन चुका नहीं पाते थे, सारे आउटपुट उनको दे देते थे। आउटपुट सारी उनको नहीं थी, बचा क्या? कुछ भी। अपनी 2 टाइम की मील भी उनको नहीं मिल पाती थी, जो फार्मर्स होते, टेलर्स होते थे। सुनना ध्यान से, ऑनर्स क्या करते थे? शेयर द आउटपुट, but they hardly shared the cost. They were merely interested in maximizing their wealth. Rental income, उनको रेंट से मतलब था। आउटपुट भी ले ली, रेंट भी ले लिया। The tillers of the soil were merely given enough for subsistence. सिर्फ 2 टाइम का खाना मिल जाए वही बहुत है। अब सोच लो एग्रीकल्चर कैसा था। टिलर्स की एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा थी, हम बोल सकते हैं कि वेज था। टिलर्स जमीन पे, ऑनर्स आसमान। दिस इज द वेज। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है एग्रीकल्चर का। हम क्या पढ़ रहे हैं? एग्रीकल्चर के फीचर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पहला फीचर था वेज बिटवीन ऑनर्स ऑफ सॉइल एंड द टिलर्स ऑफ सॉइल। क्या लिखेंगे इसमें आप? कि टिलर्स को एक्सप्लॉइट बहुत ज्यादा किया जाता था। एक्सप्लॉइट कौन करता था? ऑनर्स, जिनके पास बड़ी जमीन होती थी। नेक्स्ट इज स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। बेटा स्मॉल मतलब क्या होता है? छोटा। फ्रेगमेंट मतलब क्या होता है? टुकड़ों में। जो लैंड था ना, वो छोटा भी था और अलग अलग जगह पे टुकड़ों में बटा हुआ था। एक फार्मर है, उसका एक लैंड यहाँ पे, एक लैंड वहां पे, वो भी छोटा छोटा। एग्रीकल्चर कैसे होगा? एग्रीकल्चर होता है बड़े पीस ऑफ लैंड पे अच्छा, जो पॉसिबल नहीं होता था। लैंड होल्डिंग जो थी वो एक तो स्मॉल भी थी और टुकड़ों में बटी हुई थी। इस वजह से एग्रीकल्चर अच्छा नहीं हो पाता था, अनइकोनॉमिक होल्डिंग्स थी। उसकी वजह से क्या होता था? आउटपुट बहुत कम आती थी, खर्चा बहुत ज्यादा आता था। ये आपका फीचर है एग्रीकल्चर का उस समय पे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
समझने वाला पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज, ऑब्वियस ही बात है बेटा, जिसका रूल चल रहा है, जिसकी सरकार है, जिसका राज है, वही सब कुछ डिसाइड करेगा ना करना क्या है। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या रूल कर सकता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या राज होगा ब्रिटिश का, क्या रेवेन्यू सेट होगी, सुनिए सोचिए। आपको बताता हूं, सुनना ध्यान से। ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया introduced a unique system of land revenue. It is set up a triangular relationship among the government, owner of the soil, and the tiller of soil. This was popularly known as zamindari system of land revenue. बेटा अगर आपसे पूछा जाए जमींदारी सिस्टम किसने शुरू किया, आप क्या बोलेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट। अगर पूछा जाए होता क्या है जमींदारी सिस्टम, हमने ऐसा क्यों बोला ट्रायंगुलर रिलेशनशिप मेंटेन करती है। व्हाट इज ट्रायंगुलर रिलेशनशिप, मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं समझाता हूं आपको। एक है जमींदार जिसके पास लैंड है, बहुत सारा लैंड है, ये कौन है, जमींदार। नाम से समझ में आता है, जमींदार मतलब उसका जमीन है, बहुत सारा लैंड है। एक है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तीसरे हैं हमारे टिलर्स यानी कि फार्मर्स, टिलर्स या फिर फार्मर्स। अब मेरी बात समझना, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या बोलती है, जमींदार्स क्या बोलते हैं, जमींदार्स बोलते हैं हमें मतलब है प्रॉफिट से, हमें चाहिए रेवेन्यू, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, और हमारे लिए जो इनकम का सोर्स है वो है फार्मर। हमारी जमीन पे फार्मिंग कौन करता है, फार्मर्स करते हैं, जिनके पास लैंड नहीं है। हम उनसे जितना चाहे उतनी रेवेन्यू निकलवा सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। ऑब्वियस जमींदार का काम यही होता है, एक्सप्लॉइट करना, किसको, फार्मर्स को, उनके पास लैंड नहीं है, दो वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती फार्मर्स को। तो जमींदार चाहते थे कि हमें प्रॉफिट मिलता रहे, फार्मर्स को एक्सप्लॉइट हम करते रहे, मैं मना ना करे कोई। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस गवर्नमेंट के अंडर कुछ चल रहा हो गवर्नमेंट मना ना करे। ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती थी आपको फायदा हो रहा है, हमें भी तो होना चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बोला कि एक काम करते हैं, आप जितना चाहे फार्मर को एक्सप्लॉइट करो, आप जितना चाहे फार्मर से रेंट एक्सट्रैक्ट करो, आउटपुट लो, उनसे पैसे लो, जो मर्जी करो, लेकिन हमें कुछ फिक्स्ड अमाउंट देते रहो, फिक्स्ड सम देते रहो। अब अगर मान लीजिए जमींदार फार्मर से पैसे लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, और गवर्नमेंट को फिक्स्ड अमाउंट दे दिया, आप इसमें खुश रहो, जो करना है हमें करने दो, तो आप सोचो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या मना करेगी, उनको पैसे आ रहे हैं हमेशा, परमानेंट इनकम का सोर्स बन गया जमींदार। तो ऐसे तीन लोगों का रिलेशनशिप बन गया, फार्मर्स बेचारे मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, आउटपुट ग्रो कर रहे हैं, और सारा पैसा कौन ले जा रहा है, जमींदार। जमींदार उस सारे पैसे में से थोड़ा सा हिस्सा फिक्स्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी खुश, जमींदार भी खुश। एक्सप्लॉइट कौन हो रहा है, फार्मर। परेशान कौन हो रहा है, फार्मर। नुकसान किसका हो रहा है, फार्मर, टिलर्स का। इसे बोलते थे जमींदारी सिस्टम। क्या अच्छा सिस्टम था ये, इंडिया में जब इंडिपेंडेंस मिल गई इंडिया, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा इसको खत्म करने का, और आज खत्म कर भी चुकी है बहुत जगह से, ताकि फार्मर्स एक्सप्लॉइट ना हो। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत सिंपल भाषा में समझाया आपको, सुनना ध्यान से कि होता क्या है जमींदारी सिस्टम। जमींदार कौन है, परमानेंट ऑनर ऑफ द सॉइल, सॉइल मतलब लैंड के जो ऑनर्स हैं वो जमींदार हैं, परमानेंट। जमींदार वर टू पे अ फिक्स सम टू द गवर्नमेंट एज लैंड, कौन सी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट। जमींदार ब्रिटिश गवर्नमेंट को फिक्स्ड अमाउंट देते थे। जमींदार्स वर फ्री, अब वो फ्री हो गए, गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेगी, टू एक्सट्रैक्ट एज मच फ्रॉम द टिलर्स ऑफ द सॉइल, जितना चाहे उतना फार्मर से खींच लो आप, हम मना नहीं करेंगे, आपको हम फिक्स सम देते रहो। देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसी थी, जमींदार्स कैसे थे, नुकसान किसका हुआ, छोटे फार्मर्स का। इस वजह से नुकसान किसका हुआ, फार्मर्स का। बैकवर्डनेस ऑफ टिलर्स मतलब कि जो फार्मर्स थे लैंडलेस, दे हैड नो मींस
एंड लिटिल इंटरेस्ट इन इंप्रूविंग एग्रीकल्चर। उनके पास साधन सोर्स नहीं बचे, मींस मतलब रिसोर्सेस, ना रिसोर्स बचे ना इंटरेस्ट था। रिसोर्स नहीं, इंटरेस्ट कहां से आएगा, वो इंप्रूव नहीं कर पाए एग्रीकल्चर को। जमींदार ऑन द अदर हैंड लेड अ लेविश लाइफस्टाइल, बहुत अच्छी लिविंग उन्होंने ली, अच्छा लाइफस्टाइल उनको मिला। एंड स्पेंट ऑल देयर रेवेन्यू इनकम ऑन लग्जरी ऑफ लाइफ, गाड़ियां, बंगले, घर, जमीन सब होता था उनके पास। इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाज टोटली निग्लेक्टेड। जमींदार चाहते एग्रीकल्चर डेवलप कर सकते थे, लेकिन उनको पैसों से मतलब था। ये था जमींदारी सिस्टम। लैंड रेवेन्यू किसके हाथ में था, अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला मैं फिक्स सम दूंगा, उसके बाद आप फार्मर से लेते रहो। समझ में आया, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम नाम देंगे जमींदारी सिस्टम, इस पॉइंट को नाम दे सकते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर के एक और फीचर है फोर्स्ड एग्रीकल्चर कमर्शियलाइजेशन। मेरी बात समझना ध्यान से। ब्रिटिश का काम था इंडिया से रॉ मटेरियल लेना और अपनी इंडस्ट्रीज में यूज करना। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहती थी, ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर तो होता है, बेसिकली इंडियन फार्मर जो है वो फूड ग्रेन्स ग्रो करते हैं, वीट, राइस, बाजरा, ज्वार, ये सब ग्रो करते हैं। पर ब्रिटिशर्स चाहते थे फार्मर्स ये सब ग्रो ना करें। फिर क्या ग्रो करें, फार्मर्स वो ग्रो करें जो हम चाहते हैं। अब ब्रिटिशर्स क्या चाहते हैं, उनकी इंडस्ट्री में यूज होता था इंडिगो, नील, कलर करने के लिए, ब्लीच करने के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलते थी इंडियन फार्मर्स को आप इंडिगो उगाओ, हमें बेचो और पैसे कमाओ, लालच दिया। लेकिन फार्मर्स जो थे, इंडियन फार्मर्स समझदार थे, उन्होंने सोचा कि अगर हम इंडिगो उगाएंगे तो हम खाएंगे कहां से, हम फूड कहां से लेके आएंगे, वीट, राइस, बाजरा खरीदेंगे कैसे, पैसे तो हमारे पास होते नहीं, हम गरीब लोग। तो बहुत सारे फार्मर जिन्होंने दिमाग लगाया उन्होंने इंडिगो नहीं उगाया। लेकिन जिनको पैसे की लालच आ गई, जिन्होंने बिजनेस फॉर्म करना चाहा, कुछ इंटरेस्ट भी था और स्किल्स भी थी, उन्होंने किया भी, इंडिगो उगाया, ब्रिटिशर्स को दिया। तो बेसिकली कमर्शलाइजेशन यानी कि बिजनेस के लिए एग्रीकल्चर करना फार्मर ने खुद नहीं किया, ब्रिटिशर्स ने उनको फोर्स किया, जबरदस्ती करवाया, और तब जाके इंडियन फार्मर ने उसको अडॉप्ट किया। उसका फायदा भी हुआ आज, लेकिन नुकसान भी हुआ उस समय पे। तो कमर्शलाइजेशन मतलब बिजनेस पर्पस एग्रीकल्चर करना। Commercialization agriculture refers to shift from cultivation of self-consumption to cultivation for the market. अपने लिए wheat, rice, बाजरा, ज्वारी ना उगा के मार्केट के लिए उगाना, जैसे इंडिगो। Following are some notable points in this context. Farmers were forced, जबरदस्ती किया, shift to commercial crop like indigo from the conventional subsistence crop like rice, wheat to indigo उगाओ, क्योंकि इंडिगो रिक्वायर्ड था उनको अपनी इंडस्ट्रीज में, ब्रिटेन के अंदर डाइंग के लिए, ब्लीचिंग के लिए, इसलिए उन्होंने बोला। तो फार्मर्स वर फोर्स टू एक्सेप्ट एडवांस पेमेंट। कुछ ब्रिटिश ने एडवांस पेमेंट कर दी इंडिगो की, लेकिन बाद में पेमेंट नहीं देते थे। अब शुरू शुरू में पेमेंट आ गई तो उनको लगेगा हाँ पेमेंट तो आती रहेगी, फार्मर लालच में आ गए, उन्होंने किया। इट एक्सपोज द सबसिस्टेंस फार्मर्स टू अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट। अब कभी पैसे मिल रहे हैं मार्केट से, कभी नहीं मिल रहे हैं, कभी प्राइस क्या है इंडिगो, कभी क्या दे रहे हैं, तो नुकसान भी हुआ कुछ फार्मर्स को। While earlier they would grown grain for the family consumption, now they needed cash to buy it. मैंने बोला आपको, अब फूड ग्रेन्स की जगह उगा रहे हैं इंडिगो, तो खाना कहां से खरीदना पड़ेगा, उसके लिए पैसे उनके पास है नहीं। तो बट दे वुड सेल्डम हैव कैश owing to their mounting in, लोन में फंस गए थे। कॉन्सिक्वेंसेस परपेचुअल इनडेटनेस, लोन में फार्मर्स फंस गए, कई फार्मर ने सुसाइड भी किया। तो ये रीजन थे कमर्शलाइजेशन के, नुकसान भी हुआ, फायदा भी हुआ। ठीक है, तो पॉइंट था फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, समझ में आपको आ गया होगा अच्छे से। उसके बाद एग्रीकल्चर के फीचर में नेक्स्ट फीचर है लो प्रोडक्टिविटी। क्या फीचर है, लो प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर जो था वो पुराने समय का था, पुराने तरीकों से होता था, मशीन्स, मैकेनाइजेशन कुछ था नहीं, टेक्नोलॉजी उनके पास कुछ थी नहीं, तो प्रोडक्टिविटी बहुत कम ही आती थी। वुडन प्लफ, काउ डंग, ये सब यूज करते थे। तो प्रोडक्शन रेफर्स टू टोटल आउटपुट, प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू आउटपुट पर हेक्टर। एक पीस ऑफ लैंड पे कितना क्रॉप आप कर सकते हो, प्रोडक्टिविटी। कह रहे दोनों प्रोडक्शन हो प्रोडक्टिविटी दोनों के दोनों लो थी, क्योंकि उस समय पर हमारे पास टेक्नोलॉजी होती नहीं थी, मशीन्स ये सब नहीं था, मॉडर्नाइजेशन नहीं थी एग्रीकल्चर में, इसलिए हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी।
नेक्स्ट फीचर है एग्रीकल्चर का हाई अनसर्टेनिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझने वाला पॉइंट है। उस समय पर इरिगेशन फैसिलिटीज यानी कि सिंचाई, पानी, ट्यूबवेल्स, मोटर सब नहीं होते थे। फार्मर्स डिपेंड होते थे रेनफॉल पे। अच्छी बारिश होगी तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, मॉनसून पे डिपेंड था। बारिश नहीं आई, एग्रीकल्चर खराब। तो एग्रीकल्चर वाज टोटली डिपेंड अपॉन रेनफॉल। गुड रेनफॉल, गुड ग्रोथ, बैड रेनफॉल, बैड ग्रोथ। तो एग्रीकल्चर showed a high degree of uncertainty because it was excessively dependent upon rainfall. Good rainfall, good output; poor rainfall, poor output. No efforts ever made under the British rule to develop common means of irrigation. ट्यूबल्स या फिर कैनाल्स या फिर वेल्स, इन सब पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। भाई देते भी क्यों? उनको क्या फायदा था इससे? अब जब फायदा जो था वही काम उन्होंने किए। वो रेलवे लेके अपने फायदे के लिए लेके आए, कम्युनिकेशन लेके अपने फायदे के लिए लेके आए, मॉनेटरी सिस्टम लेके अपने फायदे के लिए लेके आए। हमारे फायदे के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इस वजह से हम बोलेंगे एग्रीकल्चर हमारा बैकवर्ड रह गया। एग्रीकल्चर कैसा था? कमर्शलाइज ज्यादा तो था नहीं, तो कैसा था? सबसिस्टेंस, सिर्फ खाने पीने के लिए मिल जाए अपने लिए वही बहुत है, फैमिली कंजम्पशन के लिए। तो पॉइंट है सबसिस्टेंस फार्मिंग। फार्मिंग वाज टेकन मोस्टली एज मींस ऑफ सबसिस्टेंस। Subsistence farming is a form of farming in which the crops are produced to provide basic needs of family. There is little surplus left for sale in market. मार्केट में बेचने के लिए, पैसे कमाने के लिए एग्रीकल्चर में कुछ बचता नहीं था, फैमिली में कंज्यूम होता था। इम्प्लाइड लैक ऑफ कमर्शियल आउटलुक, अकॉर्डिंगली हम बोलेंगे कैसा एग्रीकल्चर था? बैकवर्डनेस था और पॉवर्टी होनी ही होनी है। तो ब्रीफली हम ये बोलना चाहेंगे इंडिपेंडेंस की एग्रीकल्चर था वो बैकवर्ड था और स्टेगनेंट भी था, लो ग्रोथ और बैकवर्ड दोनों तरह का था। ये थे आपके एग्रीकल्चर सेक्टर के फीचर। हमने आज दो टॉपिक कर लिए, फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। दोनों टॉपिक आपको समझ में अच्छे से आ गए बेटा। ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है मेरे हिसाब से। इंडियन इको में यही चैप्टर ऐसा जो बहुत आसान चैप्टर है, अच्छे से करें आप। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आएगा इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, समझने वाला है। इस टॉपिक को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास। ओके, तो आज की क्लास में हमने किए दो टॉपिक्स, एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स। रिवाइज करें, लर्न करें, नोट्स बनाएं, अंडरलाइन करें। कल को जब एग्जाम आएंगे तो आपको याद रहे, इस तरह से आप आज पढ़ें बेटा। इतना ही बोलना चाहूंगा आपको। थैंक यू सो मच, टेक केयर।